चलो अगला टॉपिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि कोई बॉडी मोशन में है और मोशन के करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे और उसके ऊपर हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल वटेवर जो भी हमने किया था वो किए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन में सबसे बड़ा कॉज क्या है? फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब देखो फोर्स में भी कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक रिएक्शन फोर्स, या फिर इसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मल के ऊपर लगती है, या फिर हम इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कांटेक्ट में आने के बाद लगती है। ठीक, ये हो गया। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? टेंशन। टेंशन भी मतलब एक तरह की फोर्स है लेकिन जो स्ट्रिंग के अंदर लगती है। ठीक है, वो वाली हम टेंशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स है लेकिन पार्ट इसी का ही है वो। ठीक है, कि फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, हम उसके ऊपर भी स्टडी करेंगे इसके अंदर। हाँ, फोर्स, फोर्स की यूनिट बता। न्यूटन, न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन होती है चौमू। ठीक है, अदरवाइज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो है इसकी कौन सी एसआई यूनिट्स। इसकी सीजीएस बताओ। डायन, डायन क्या है? डायन और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। बेसिक चीज़ है, फटाफट लिखो जल्दी से। अच्छा, इसकी कन्वर्जन एसआई से डाइन के अंदर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। देखो जब भी हम फोर्स पढ़ते हैं, जब भी हम फोर्स पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा है इसकी डायरेक्शन, और तीसरा दोनों का मिलाव, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड है, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है और कहाँ लग रही है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी हम किसी फोर्स को पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा या कम फोर्स लगने से क्या होगा, मोशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, कहाँ लग रही है, अगर लेफ्ट टू राइट लग रही है तो बॉडी राइट मूव कर सकती है, और राइट टू लेफ्ट लग रही है तो बॉडी लेफ्ट मूव कर सकती है। और तीसरा क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसके ऊपर कोई कमेंट कर पाएगा, टिप्पणी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है, उससे क्या होगा मतलब। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये बॉडी है, अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बीचों बीच फोर्स लगा दूँ, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि सीधा ही चल देगा। ठीक है, अगर मैं यही फोर्स इस पॉइंट पे लगाऊं तो क्या होगा, ये घूमने टॉपल करने की कोशिश करेगा, आगे जाने के बजाय क्या करेगा, ये टॉपल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे रोटेशन में, लेकिन अभी हमारा, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में मैटर करती है। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो इनिशियल जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम बीच में लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, और वो टॉपल नहीं कर रहा, लेकिन टॉपलिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोर्स के अंदर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लिख लो फटाफट। अगर ए वेक्टर है तेरे पास, दूसरा है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बताएं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, और इनके बीच में एंगल निकालते थे, याद है किसी के बीच में, tan अल्फा। अगर मान लो मैं ए से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मेरे बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, अगर मैं, मेरा एंगल जो है वो ए से बना हुआ है, अगर मेरा एंगल बी से बन रहा है तो भी तो मैंने बोला ना तेरे को पहले, मैं ए से एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा बी से एंगल बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखो छोटी छोटी चीज़ें एक बारी मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, वैसे थोड़ा डिटेल में जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे टेंशन। ठीक है,
आगे लिखो टेंशन, क्योंकि इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम टेंशन का भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो टेंशन क्या चीज़ है। टेंशन जो है किसी भी रोप के अंदर बनती है या स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके कुछ कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस। बेसिक लिमिटेशन क्या है उसकी, ठीक है। हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व, हम कुछ चीज़ें क्या मान के चलते हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस होनी चाहिए। वही तो कंस्ट्रेंट है, ठीक है। यही लिमिटेशन मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। ये हम मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। क्या कभी भी तुम कोई स्ट्रिंग लेते हो तो मासलेस होती है क्या? लेकिन हाँ, हम मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, ठीक है, और रस्सी जो है उसका वेट जो है उसके कंपैरेटिवली जो है नेग्लिजिबल है, तो हम उस केस में उसको मासलेस मान के चल रहे हैं, ठीक। दूसरा, इनएक्सटेंसिबल, कि वो एक्सटेंड नहीं होगी। अगर मान लो किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर मान लो टेंशन डेवलप हो रही है, तो वो फिर खींचेगी नहीं, वो जितनी लेंथ है उसकी लेंथ जो है वो बराबर रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे 2 पॉइंट एक ए और एक दूसरा क्या है बी, अगर मैं इसके अंदर टेंशन डेवलप कर दूं तो ए और बी की दूरी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। ए और बी की दूरी क्या है, चेंज नहीं होने वाली। इसमें ये मत सोचना कि अगर मैं इसको ढीला छोड़ दूं तो स्लैग हो जाएगी और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये वो वाली बात नहीं है। टेंशन डेवलप होने के बाद, किसके बाद? टेंशन डेवलप होने के बाद ए और बी के बीच में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इट्स इनएक्सटेंसिबल, इट्स एन इनएक्सटेंसिबल। तो अभी हम बेसिकली इन दो के बारे में बात कर रहे हैं। अब बाकी जब हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे। तो टेंशन, अच्छा दूसरी चीज़, टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, ये ए है और ये क्या है बी, और मान लो ये सिस्टम इधर चल रहा है, मान लो सिस्टम चल रहा है इधर, ठीक है, तभी तो टेंशन डेवलप हुआ, ठीक है। अदरवाइज तो तू कह देगा कि ढीले पड़े हैं सब कुछ, ठीक। मान लो ये चल रहा है ऐसे, तो बताओ टेंशन की डायरेक्शन किधर बनाऊँ, ठीक है। क्या हम टेंशन की डायरेक्शन इस तरीके से बनाते हैं? ये दोनों एक डायरेक्शन में आती है, बनाते इस तरह से। मतलब क्या होता है कि इधर अगर मैं इसकी बारे में बात करूं, देखो अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो क्या टेंशन जो है वो ए को खींच रही है और इधर से टेंशन इसको भी खींच रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इट डजंट दैट मीन, ठीक है, ये एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन टेंशन की हम डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं कि ये इसको खींच रहा है और ये इसको वापस खींचने की कोशिश कर रही है। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो कंप्रेस होने की कोशिश करती है। स्ट्रिंग क्या होती है, कंप्रेस होने की कोशिश करती है, और ये कंप्रेशन वाली डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखाते हैं। बेसिक अभी बिल्कुल ही बेसिक चला रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या पता इसका यूज़ भी काफ़ी टाइम बाद हो, मतलब 1-2 दिन बाद हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये टेंशन हमें ऐसे बनाते हैं। और अगर एक ही स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग क्या है, एक ही है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, सेम। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसी होगी, सेम। ये 3-4 पॉइंट लिख लो फटाफट। आगे लिखो नॉर्मल रिएक्शन, आगे लिखें नॉर्मल रिएक्शन या फिर कांटेक्ट फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स, वट एवर यू वांट टू राइट। नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम जनरली दिखाते हैं एन से। कोई हमेशा एक फॉलो करना वहाँ पे तुम्हें एन से बताया गया है, ठीक है। कुछ बुक्स होती हैं उसमें किसी में एफ एन दिखा देते हैं या कुछ अलग से दिखा देते हैं, हमेशा एन मान के चल लो, क्योंकि हम जैसे अगर हम आर से दिखाते हैं इसको, ठीक है, कभी कभी आर से भी दिखाते हैं, रिएक्शन फोर्स को आर से भी दिखाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन होती है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एफ आर का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को हम मतलब मान के चल रहे हैं कि एन से मान के चलेंगे पूरे। इसमें हम जब भी मानेंगे तो एन का मतलब क्या है, रिएक्शन फोर्स, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा PhD इसके ऊपर करते हैं। मान लो एक सरफेस के ऊपर रखा है एक ब्लॉक, लेट से उसका मास है m मास का ए ब्लॉक रखा है किसी सरफेस के ऊपर। अब अगर ये सरफेस के ऊपर रखा है मतलब अर्थ के ऊपर रखा है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ से चल रही है, अर्थ के ऊपर चल रही है, मून पे तो है नहीं, ठीक है। तो जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके मास की वजह से क्या उसके ऊपर एक हमेशा फोर्स लगता है, कौन सा, mg फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, mg, ठीक है। अब अगर ये फोर्स इस अर्थ ने इस बॉडी के ऊपर लगाया
तो इसका भी हक बनता है, ये भी इसके ऊपर अर्थ के ऊपर क्या लगा दे, एक फोर्स लगा दे। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या एक फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं, बराबर। अच्छा, उसके बाद तुम्हें जी के बारे में तो पता है ना, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी फुट पर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होती है, 30 कुछ होती है 32, नहीं 31 32.2 होती है, 32.2 होती है, लेकिन हम 32 यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, अगर दिया हो तो वही यूज़ करना है, अदरवाइज क्या यूज़ करना है, 9.8। अगर दिया हो तो जो दिया है वो यूज़ कर लें। जैसे अगर मान लो 10 दिया है तो 10 यूज़ कर लें, अदरवाइज 9.8 ही यूज़ करना अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर मान लो ये ग्राउंड है और ये ब्लॉक है बी, तो क्या ये mg फोर्स, क्या ये mg फोर्स इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू जी? क्या ये जो mg फोर्स है वो किसकी वजह से है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू जी, ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है, ये जो n क्या है, देखो ये n इज व्हाट, ये तो mg है। ठीक है, n क्या है, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है या अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में मतलब होने का मतलब क्या हुआ कि ये मूव नहीं कर रहा, और अगर ये इक्विलिब्रियम है तो एन ये एफ बी जी इज इक्वल टू एफ जी बी, और ये क्या बनाती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बनाती हैं ये, एक्शन रिएक्शन पेयर। जो समझ में आया फटाफट लिखो। चलो अब पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है हमेशा जब भी कांटेक्ट कहीं पे होगा तभी होती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट लिख लें, इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहला हमने क्या लिख लिया, दीज आर कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट में आने के बाद ही लगती है। अच्छा देखो, अगर मान लो अर्थ ऐसे है, एक बॉडी यहाँ पे ऊपर हवा में है, ठीक, ये कहाँ पे है, हवा में, क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नहीं। इसके ऊपर mg जरूर लग रहा होगा, mg जरूर लग रहा होगा क्या, लेकिन क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नहीं, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं बना अभी तक, तो है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कांटेक्ट। दूसरा, ये हमेशा नॉर्मल पे लगती है, ये हमेशा कैसे लगती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे लगती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंपल से केस था ये। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा ले लिया हमने, इस तरह से ले लो, जैसे मान लो ऐसे है, ठीक, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है कि ये ऐसे वॉल्स है, इस वॉल के बीच में एक मास m का जो है ये ऐसे मतलब स्फीयर जो है वो ऐसे फंस गया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या इसका बॉडी जो मास है वो नीचे की तरफ mg लग रहा है। ठीक है, ये हमेशा सेंटर से हम लेते हैं। अच्छा, इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी कितनी है इसमें, 2, इसमें कितनी है, 2। अब ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लगेगी, कहाँ पे लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये n1 और ये n2, n1 n2 वो बराबर होंगी, बाद की बातें हैं, लेकिन होंगी ऐसे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हमेशा कैसे लगते हैं, सरफेस के नॉर्मल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखें, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में ये जो n जो है वो लगने वाली फोर्स के हमेशा अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है इक्विलिब्रियम अगर सिस्टम है। मान लो तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये A है और ये B है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। मान लो हमने फोर्स लगाया F1 इधर, हमने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, और मान लेते हैं इस फोर्स लगने की वजह से ये A1 एक्सेलरेशन इधर चली गई, इधर सिस्टम ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो बताएं इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, कोई बता सकता है क्या? मान लीजिए सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मान ली, चलो ठीक है, एक तो mg लग रही है इधर और दूसरी mg लग रही होगी इधर, m2g और m1g। इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये n और यहाँ पे भी
ये N2 मान लो, ये N1 मान लो, चलो। और कि इन दोनों के बीच में एक कौन सी लग रही है फोर्स? कांटेक्ट फोर्स लग रही है यहाँ पे। देखो एक कांटेक्ट तो इस सरफेस की वजह से, और एक कांटेक्ट यहाँ पे भी बन गया, तो यहाँ पे भी कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली फोर्स, इस वाली फोर्स को मैं क्या बोलूँ? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या बी ड्यू टू ए? फोर्स ऑन बी, नहीं, ए ड्यू टू ए। और ये वाली मान लेते हैं ये N3 है और ये N4 है, तो N3 बताएं कौन सी है और N4 बताएं कौन सी है? N3 क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये कौन सी है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, इसकी डायरेक्शन इधर है, बी के ऊपर लग रहा है फोर्स ए की वजह से, इसकी डायरेक्शन इधर है तो ए के ऊपर लग रहा है फोर्स बी की वजह से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा मुद्दा, दूसरा देखो क्या है, सेम सब कुछ है, बस डिफरेंस इज अब फोर्स इधर लग गया। अब बताएं N3 और N4 क्या है? अब बताएं N3 और N4 क्या है? यही होगा। क्या यही है? पक्की? देख लो, मोशन इधर हो रहा है इस तरफ, कोई बात नहीं। क्या सेम ही होगा? सेम होगा, ठीक है। N3 अब भी वही रहेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब इससे समझ में क्या आया? इससे ये समझ में आया कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लिख लो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आओ देखो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। अच्छा, उसके बाद तुम्हें FBD पता है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या फ्री बॉडी डायग्राम, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, या फिर हमारी विजुअलाइजेशन को अच्छा करने के लिए। हाँ, मतलब किसी भी, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो और हमें ऑब्जर्व करना है किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या करते हैं? उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट को सिस्टम से बाहर निकालते हैं, और जितनी भी उसको फोर्सेस लग रही हैं उसको हम अलग से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम वो बाद में लिख लेंगे, मतलब सॉरी, इक्वेशन ऑफ फोर्सेस जो है हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें तुमसे पूछूँ, मान लो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया, ए, ये है बी और ये है सी, इस तरीके से, ठीक। ABC इस तरीके से रखे हुए हैं, ये है M1, ये है M2 और ये है M3, ठीक है। तो बताएं A के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, B के ऊपर लगने वाले फोर्सेस और C के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की आप क्या करें? चर्चा करें। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, पहले अपनी कॉपी पे बना लें। ये A बनाएं, ये B बनाएं और ये C बनाएं फटाफट, और बताएं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आओ देखो, क्या यहाँ पे नीचे M1G लग रहा होगा? इसका एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा हो ऊपर की तरफ, क्या? नॉर्मल वन, N1 लगा लो, और N1 क्या है? फोर्स ऑन A ड्यू टू, या उल्टा, फोर्स ऑन G ड्यू टू A हुआ, फोर्स ऑन G ड्यू टू A, ठीक है। ये तो इसके, ये ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अच्छा, अब B के ऊपर बात करें, B का M2G तो नीचे, M2G नीचे, क्या हो गया? कौन सा? अभी से भी तो नॉर्मल आएगा अंकल, नीचे की साइड। अरे हाँ सॉरी, ये तो भूल ही गए, ये ऊपर लगा, हाँ B, हाँ सही है, हाँ B के ऊपर, N2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और ये लग रहा है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे B के ऊपर देखें, B के ऊपर कौन सा आएगा? यहाँ पे M2G नीचे की तरफ, इसका खुद का वेट की वजह से नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ एक F ऑन B ड्यू टू A, और तीसरा नीचे की तरफ एक और F ऑन B ड्यू टू C, ठीक है। अब C के ऊपर आ जाओ, इसका M3G नीचे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा विच इज MCB, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत इस चीज में? अच्छा देखो, यहाँ पे तो कांटेक्ट फोर्स निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सरफेसेस है, और प्रॉपर सरफेसेस के परपेंडिकुलरली हमने क्या निकाल दिया? नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होती है। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं,
अभी एक तो मैंने वो v वाला तो तुम्हें बता दिया ना, वो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा कुछ ऐसा देखो, मान लो ये सरफेस, ये वॉल्स है, इन वॉल के बीच में एक लैडर लग गई, लैडर रखी है ऐसे, ठीक है, सीढ़ी। तो बताओ इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, किसके ऊपर? लैडर के ऊपर। लैडर के ऊपर। हाँ तो mg। हाँ नॉर्मल, इस पॉइंट पे क्या नॉर्मल लगेगा क्या? हाँ। किधर, कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। और यहाँ पे राइट। इसका mg कहाँ लगेगा? नीचे। कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमेशा जब भी अगर मान लो तुम्हारे पास लंबा ऑब्जेक्ट है जैसे रॉड हो, ठीक है, तो हम जो mg लगाते हैं वो हमेशा लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पे। अभी हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन बस ये मान के चलो अभी तो जो हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे अभी के लिए वो कैसे होंगे, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास जनरली कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है उसके, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस तुम्हें समझ में आ गए, ठीक। अच्छा यहाँ पे बताओ, अब ये लैडर ऐसे है, बाहर जा रही है अभी, एक नॉर्मल ऊपर, एक नॉर्मल इस पॉइंट पे ये क्या है? वॉल्स है, ये क्या है? लैडर है, इस तरीके से। तो अब बताएं यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन इस पे राइट साइड ऐसे, नहीं ऐसे, परपेंडिकुलर। ये तुम्हें कैसे समझ में आया? परपेंडिकुलर सरफेस बोला था। समझ में कैसे आया? परपेंडिकुलर सरफेस पहले ये भी था, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया। ये समझ आया? बता रहे ये कैसे समझ में आया तुम्हें? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पा रहा। अबे तू कैसे कह रहा है कि देखो पहले हमने लैडर ऐसे रखी थी तो फोर्स किधर लग रहा था? इस डायरेक्शन में। अब लग गया ऐसे, अब ऐसे नहीं लगा, राइट साइड में नहीं लगा। हाँ देखो ऐसे ऐसे समझे इसको, कि जब भी एक सरफेस पूरा हो और दूसरा क्या हो? पॉइंटेड हो। दूसरा कैसा हो? पॉइंटेड हो, ठीक है। तो हमेशा जो सरफेस बड़े वाला है ना उसके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगाओ। हमेशा कैसे लगाओ? हमेशा उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ। देखो जैसे यहाँ पे था, ये पॉइंट जो था वो लेडर की वजह से बन रहा था, लेकिन सरफेस पूरा किसका था? वॉल का। तो वॉल के हमने परपेंडिकुलर देखा इसको। यहाँ पे लेडर का लेडर जो है वो पूरी है, लेकिन पॉइंट किसका बन रहा है? वॉल का। तो हमने क्या किया? वॉल के सॉरी लेडर के परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगाया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा अब कंफ्यूजन एक और आते हैं, देखो मान लो एक ऐसे और एक ऐसे, ये लेडर बन गई। अब बता, लैडर है। एक ये लेडर और एक ये लेडर और ये नीचे सरफेस। हाँ ऊपर नॉर्मल लगा दो, इधर किधर? हाँ कहीं पे भी लगेगा, इस लेडर के सेंटर पे लगेगा। एक नॉर्मल ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो और एक ऐसे। हाँ भाई इस केस में बताएं, अब ये लेडर, दोनों लेडर हैं, एक ये लेडर और एक ये लेडर। यहाँ पे ना तो कोई सरफेस है, दोनों क्या है? पॉइंट है। अब क्या करेगा? दोनों पॉइंट है, पहले नीचे से नॉर्मल लगा ले। क्या करें इस केस में पता? मैं भी सोच रहा हूँ, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, एक इसकी वजह से इस पे लगेगा, एक इसकी वजह से इस पे लगेगा। देखो यहाँ पे तो हमेशा कैसे लगेगा? ऊपर। किसके ऊपर? सरफेस कौन सा है? ग्राउंड, ठीक है। तो ये ऐसे लग गया, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कि कोई सरफेस तुम्हें पूरा ना मिले और दोनों कैसे मिल जाए? पॉइंटेड मिल जाए, तो उस केस में हमेशा दो मान लो, nx और ny, nx और ny दो डायरेक्शन में। इसको फिर हम बाद में सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। जब भी कैसा हो तुम्हें पॉइंट मिले तो हमेशा कैसे मान के चलें? दो मान के चल लें, nx और ny। जब पूरा सरफेस दे रखो तो एक ही बहुत है, ठीक है। जल्दी से करो फटाफट। ये चीज समझ में आ गई? मिटा दूं? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, कि जब भी हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मीट करते हैं तो हम फिर वहां पे दो नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं, ठीक। चलो आगे देखो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, ठीक है, लिखो। जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो। अच्छा अगर ऐसा है, देखो मान लो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ये ऐसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट m मास का, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक ऐसे है,
ये ऐसे है, ठीक है। मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस बताएं। इस ऑब्जेक्ट पे एम पे एक एमजी एक मान लो ये 1 kg है, मान लो ये 1 kg है, मान लो ये 1 kg है, और क्या हो गया, कौन बन जाएगा? हाँ मान लो ये 1 kg है, तो ये टी बताएं। आंसर बताना है। ये स्ट्रिंग एक तो नहीं है, तो ये बताएं टी, ये T1 T2 बता दो। चलो क्या बता? T1 T2, T1 ये मान लो T1 है और ये मान लो T2 है। ये 1 kg का है, जी मान लो 10, जी मान लो 10। क्या ये जो टेंशन लग रही है T1, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस 0। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस बताएं कौन कौन से हैं। देखो, क्या इसका एफबीडी बना ले। एफबीडी में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं सिस्टम के, और उसके ऊपर कितने फोर्स, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब 10 न्यूटन। अच्छा एक चीज अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है वेट, जैसे कि केजी के अंदर, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg वट जो भी है, तो तुम जब फोर्स लगा रहे होगे तो वो हमेशा ध्यान रखना न्यूटन में आना चाहिए, तो उसको हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी तुम्हें ना वेट ऐसे दे रखा होगा 10 न्यूटन, कभी कभी डायरेक्टली ऐसे दे देगा तेरे को, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखें, उसके बाद फिर जी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें फोर्स दे रखा है, वेट दे रखा है न्यूटन की फॉर्म में, तो हमेशा कैसे यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज करें। और अगर वेट केजी की फॉर्म में दे रखा है, व्हाटएवर जो ग्राम केजी जो भी दे रखा है, तो उसको हम जी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये चीज। अच्छा क्या इसके ऊपर नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा इधर कितना लग रहा है इसके ऊपर, T2, इधर कितना लग रहा है T2। क्या T1 जो है वो एक एंगल पे है, क्या इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। एक तो कौन सा, T1 cos 30 डिग्री, और ये कितना है T1 sin 30 डिग्री, तो यही होगा ना, ठीक है। और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या सारे फोर्स बराबर है, क्योंकि ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T2, और T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 10 इज इक्वल टू 10। तो क्या T1 आ गया 20, अगर ये 20 आ गया तो ये कितना आ गया T2 10√3, 10√3, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखो फटाफट। मान लो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये घटिया सा बन गया, ये कांटेक्ट है यहाँ पे, ये समझ लेना, मतलब पूरा बना लेना तुम लोग, ठीक है। ये 5 kg का है, 5 kg का। बताओ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताएं, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताएं। जी ले ले 10, जी 10 ले ले, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताएं फटाफट। एंगल, एंगल क्या है, लो एंगल ले लो, ये 30 इधर और 30 इधर, ये 37 ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 37 थोड़ा इजी होगा, ये 37 पे थोड़ा इजी हो जाएगा ये। देखो ये बॉडी, ठीक है, क्या इसके सेंटर से mg नीचे, मतलब 50, मतलब 50, ठीक है। देख इसका नॉर्मल रिएक्शन देख यहाँ पे लगा होगा, सेंटर से इधर n, और इसका सेंटर से इधर n, ठीक है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा सिमेट्री से, मतलब अभी हम मान लेते हैं सिमेट्री से क्या होगा सेम, नॉन सिमेट्रिकल भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा लग रहा है कुछ, एक ये और एक ये n और ये भी n। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये 37 था, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं क्या। देखो ये ट्रायंगल ऐसे बनी, ये 37, ये 90, तो ये कितना है 37, कितना है 37 बनेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो 37। अब ये 37, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक ऊपर, और इसका भी एक इधर और एक ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बना, देख यहां से लेके ये भी 37 ही होगा, तो n cos 37, n cos 37 इस तरफ और इस तरफ, ये तो आपस में कैंसिल ही कर गए, तो इसका तो कोई कहानी है ही नहीं, ठीक है। अब ऊपर वाली देख ले, n sin 37 प्लस n sin 37 इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले तो आपस में कट गए, ठीक है। और ऊपर वाले क्या हो गए, ऊपर वाला का सम और नीचे वाले का सम क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या ये n
तो sin 37 की वैल्यू 3/5, तो 2n इज इक्वल टू, ठीक है, तो n कितना आ गया? 125/3, 125/3, ये चीज समझ में आ गई।